वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और बादली विधानसभा सीट से प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने भी आज अपना पर्चा दाखिल किया। उन्होंने हमारे सहयोगी प्रशांत से बातचीत की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बादली विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन भरने के बाद वो लोगों के बीच पहुंचे हैं यहाँ पदयात्रा के लिए। देवेंद्र जी, आपने नामांकन कर दिया है, क्या उम्मीदें हैं? आज तो आपकी पार्टी का नया मुख्यालय भी उद्घाटन हुआ है। सुबह सुबह नॉमिनेशन का मौका मिला। 7वीं बार मेरा नॉमिनेशन है और 7वां चुनाव है। 6 में से 4 चुनाव जीतने का मौका मिला। कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूँ और एक उम्मीद कर रहा हूँ कि निश्चित ही इस बार जो सरकार बनेगी वो एक मजबूत कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोग बाग बदलाव के इंतजार में हैं। 10 साल बहुत परेशानियों में लोगों ने बिताए हैं, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी। फूलों की बारिश हो रही है यहाँ पर। लोगों का रिस्पांस आपको कैसा लग रहा है? प्यार और आशीर्वाद है। आप आगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो पूरी बादली विधानसभा है कितना प्यार और आशीर्वाद हमें देती है। लेकिन इसी प्रकार का माहौल मैं पूरी दिल्ली में भी देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मौका मिला काम करने का, हर विधानसभा में जाने का। तो कहीं ना कहीं आज लोगों में उत्साह है और कांग्रेस की जो शीला जी की सरकार थी, लोग उसको याद कर रहे हैं। और वो बदलाव 2025 में 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, हम और आप देखेंगे कि कितना ना सिर्फ विरोध शीला जी के कामों को याद कर रहे हैं लोग, बल्कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध भी कर रहे हैं। और उसका नतीजा होगा कि हम एक मजबूत सरकार बनाने जाएंगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस बार जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2 बार वो पटपतगंज से विधायक चुने गए। पिछली बार सिर्फ 3000 वोट से जीत पाए थे। अब उन्होंने अपनी सीट बदल ली है। जंगपुरा में रोड शो के दौरान उन्होंने हमारे सहयोगी राजीव रंजन से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो जंगपुरा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। सर, इस बार जनता का मूड कैसा लग रहा है? या लड़ाई टफ है? देखिए, जनता का मूड तो आपको यहाँ सड़कों पे भी दिख जाएगा। मैं कहूँगा कि एक बार वहाँ भी दिखा दें और आगे भी दिखा दें। जनता का मूड जो गली मोहल्ले में ऊपर दीवारों पे बालकनियों में जनता खड़ी है, इसके रेस्पॉन्स से ही आपको दिख जाएगा कि जनता चाह रही है कि केजरीवाल जी को दोबारा से मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ देखे। वही उनका मूड है। लेकिन मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज छोड़ के क्यों आना पड़ा? 3 साल वहाँ जीते थे, वहाँ पर इतना काम कराया वहाँ पर। देखिए, मनीष सिसोदिया ने पूरी दिल्ली में काम किया और आज ईश्वर ऊपर वाले के आशीर्वाद से, ईश्वर के कृपा से मैं दिल्ली की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता हूँ। पटपड़गंज मैंने एक देश के बड़े शिक्षाविद अवध ओझा जी की रिक्वेस्ट पे उन्होंने कहा कि मैं पटपड़गंज से लड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप पटपड़गंज से लड़ लीजिए। प्रवीण जी ने मुझे कहा कि आप जंगपुरा से लड़ लीजिए, मैं जंगपुरा से लड़ लूंगा। लेकिन इस बार लड़ाई टफ लग रही है। कांग्रेस भी बहुत मजबूती के साथ मुकाबला कर रही है। देखिए, हर चुनाव हर पार्टी अपनी पूरी ताकत से ही लड़ती है। उसका रिजल्ट क्या होता है वो हमने पिछले 3 चुनावों में भी देखा, इस बार भी देख लेंगे। हर पार्टी कभी ये नहीं होता कि किसी ने आधी ताकत से चुनाव लड़ा होगा। कांग्रेस ने बाकी पिछले 3 चुनाव भी पूरी ताकत से ही लड़े होंगे, बीजेपी ने भी पूरी ताकत से ही लड़े होंगे। राहुल गांधी सीधे आरोप लगा रहे हो, कह रहे कि कागजों पर दिख रहा है विकास। देखिए, राहुल गांधी जी के पास, बीजेपी वालों के पास केजरीवाल जी को गाली देने के अलावा दिल्ली के लिए कोई एजेंडा है ही नहीं। उनको समझ में नहीं आता कि दिल्ली के लोगों को हम क्या बोलें। आप लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए, आप और केजरीवाल जेल भी गए 2.5 साल। ये तो सब इनका चलता रहेगा। ये तो रोज के केस हैं, तो फुल स्टॉप कॉमा में भी FIR होती हैं, तो क्या दिक्कत है? फिर से एक नया FIR हो गया है, मतलब फिर से मामले चला के। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल झूठ गाली गलौज की फैक्ट्री है। वो करते रहे। हमारा काम है स्कूल बनवाना, हमारा काम है अस्पताल बनवाना, हम करते रहेंगे। इस बार क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिसके लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दे वही हैं, लोगों की जिंदगी में, लोगों के जीवन को जीने में आसान करना है। हम इस इंटरव्यू को शॉर्ट रखेंगे। लोग बहुत अभी एक अंतिम सवाल की 7 फरवरी को क्या देखते हैं इस बार आम आदमी पार्टी का? क्या पिछले 8 फरवरी को आप केजरीवाल जी को दोबारा जीतते हुए देखेंगे मुख्यमंत्री के रूप में।
मनीष सिसोदिया, जिनका ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को फिर से जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी ने पूर्व मेयर खुशीराम को अम्बेडकर नगर सुरक्षित सीट से मैदान में उतारा है। उनसे बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। अम्बेडकर नगर सुरक्षित सीट से बीजेपी के उम्मीदवार खुशीराम जी हैं, जो कि दिल्ली के पूर्व मेयर भी रहे हुए हैं। खुशीराम जी, एक वक्त था जब आप पहली बार पार्षद का चुनाव लड़े थे, आपका घर दिखाया गया था, बड़ा कमज़ोर आप उससे आए थे आर्थिक स्थिति से। आज आपको फिर विधानसभा का टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, क्यों आपको टिकट दिया गया है? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करूंगा और अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने बिल्कुल ठीक बोला, जब मेरे को पहली बार चुनाव मिला था तो मैं जिस मकान में रहता था, मेयर बनने के बाद भी आज उसी मकान के अंदर रहता हूं। मैंने कोई शीश महल नहीं बनाए अपने। अच्छा, वही मकान है आप? वही मकान है जिस मकान में जब रहता था मैं। अच्छा, एक चीज़ और आप बताइए, पिछली बार जो सुरक्षित सीटें थी उस पर बीजेपी का प्रदर्शन बहुत कमज़ोर था। हमारे ख्याल से 11 सीटें, 12 में से 11 सीटें वो हार गई थी। इस बार क्या आपको लगता है? सुरक्षित जो सीटें हैं उस पे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग रहते हैं और वो इनके झूठ में फंस गए बेचारे। इस बार जितनी भी सुरक्षित सीटें हैं निश्चित रूप से हम सारी की सारी जीतने वाले हैं, क्योंकि इनकी पोल खुल गई है। 10 साल में अगर इन्होंने एक दारू की बोतल के ऊपर एक बोतल दी है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वो सुरक्षित सीटें हुई हैं। तो इसका जवाब जनता देगी। 10 सालों में इनके विधायक जनता से मिले ही नहीं हैं और जो जनता के रोज़मर्रा के काम थे उसके लिए लोगों ने धक्के खाए हैं। तो इस बार जनता इनको जवाब देगी और इनको समेट के जहाँ से ये आए थे वहीं वापस भेजेगी। दिल्ली चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक केस चलाने की अनुमति दी है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी जो है शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली है। नवंबर 2024 के एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी पब्लिक जो सर्वेंट है उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। इसी आदेश को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल चार्जशीट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट गए थे और कहा था कि चार्जशीट के संज्ञान लेने पर रोक लगाई जाए। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता और किंगपिन बताया है। हम सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कितना बड़ा पाप किया था। जब देश में सारी दुनिया में कोविड चल रहा था, लोग मर रहे थे, उस समय वो शराब पॉलिसी बना रहे थे। इनके जो समय मंत्री, विधायक, एमपी जो भी थे, राघव चड्ढा, वो कहते थे कि कोविड आया तो आया, हम क्या करें, हमें तो शराब पॉलिसी बनानी थी। जब लोग दवाई मांग रहे थे, घर मांग रहे थे, तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। तो बड़ा दुख की बात है, शर्म की बात है कि एक आदमी जिसको दिल्ली के लोगों ने 3 बार जिताया, वो अपना शीश महल बनाने में लग गया, मगर उसने दिल्ली के लोगों को दवाई नहीं दी और हजारों लोग मर गए दिल्ली में। ये सारा घोटाला ये करके दिल्ली की जनता का इन्होंने महीनों बर्बाद कर दिए, सालों बर्बाद कर दिए, काम में परेशान करने की कोशिश की है। उसका नतीजा कुछ निकला नहीं, सभी बेल में बाहर आ गए हैं। कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि इस कोर्ट में रत्ती भर भी कुछ भी नहीं है और इट इज़ वेरी क्लियर दैट कि ये षड्यंत्र का एक जरिया है। अभी जो ये लेकर आए हैं, मुझे ये लग रहा है कि ये भी तो सर्वे कराते होंगे। सर्वे में इनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल भारी मतों से और मेजॉरिटी ऑफ सीट्स के साथ दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। तो जब इनके हाथ से चुनाव जा चुका है, इनके तो प्रचार भी शुरू अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं कि कहीं पे, तो जब इनके हाथ से चुनाव जा चुका है तो वही ओल्ड फार्मूला को फिर लेके आ रहे हैं, करने देते हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपने मालिक मार्क ज़करबर्ग के बयान पर भारत से माफी मांगी है। मेटा इंडिया ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से माफी मांगी है। मार्क ज़करबर्ग को एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि कोरोना के बाद देश भर में, दुनिया भर में सरकारों से लोगों का भरोसा हिल गया था और इसके लिए उनकी हार हुई। इसी बयान में ज़करबर्ग ने भारत का नाम भी लिया, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत की पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस मामले को लेकर मेटा अधिकारियों को समन भी भेजा था। हालांकि समन से पहले ही मेटा ने
माफी मांग ली है। तो मेटा फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी है और उसकी इस गलती के उन्होंने कहा है कि ये गलती एक जानबूझ के की गई गलती नहीं थी। इस गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत मेटा और फेसबुक के लिए एक अहम मार्केट है, एक अहम देश है और उनकी ये जो गलती है इसके पीछे किसी साजिश को नहीं देखा जाना चाहिए। अश्विनी वैष्णव ने एक बयान एक एक्स पर पोस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो बयान दिया गया है मेटा के चीफ मार्क ज़करबर्ग द्वारा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और भ्रम पैदा करने वाला बयान है और इसी को लेकर मेटा की मुश्किलें बढ़ गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उनके ट्वीट के बाद और उसके बाद जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने कहा था कि वो मेटा के अधिकारियों को बुलाएंगे। उसके बाद मेटा ने अपना माफ़ीनामा प्रस्तुत कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, जिसने एक बार जबरदस्त धमाका किया है। इस बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे का अपना सबसे बड़ा 435 रन का स्कोर बनाया है। भारत 3 मैच की वनडे सीरीज को पहले ही 2-0 से अपने नाम कर चुका है और इस मैच में आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए राजकोट में आयरलैंड के खिलाफ भारत ने 5 विकेट खोकर 435 रन बनाए। अब ये जो स्कोर बनाया गया है ये भारतीय महिला और पुरुष टीमों को मिलाकर भी सबसे बड़ा स्कोर है, यानी कि महिला टीम ने पुरुष टीम के लिए भी एक बेंचमार्क स्थापित कर दिया है। भारतीय पुरुष टीम का सबसे बड़ा स्कोर 418 है, जो 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया गया था। महिला टीम का इससे पहले सबसे बड़ा स्कोर 370 था, जो आयरलैंड के खिलाफ बनाया गया था। स्मृति मंदाना ने इस वनडे में 10वां शतक जताया। दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा सीट में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। आम आदमी पार्टी ने इस बार अपने उम्मीदवार यहां से बदला है, जबकि बीजेपी से दिग्गज नेता आशीष सूद यहां पर उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने भी इस सीट पर जीत हासिल नहीं की है और यहां के क्या मुद्दे हैं और क्या है चुनावी हलचल, जनकपुरी सीट से विधानसभा चुनाव से पहले ये खास रिपोर्ट। आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये यूपी और बिहार से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं, फर्जी वोट बनवा रहे हैं। कहीं भी देख लो आप, गंदगी मिलेगी आपको। हम तो चाहते हैं बदलाव हो, लेकिन होगा नहीं। आएगा केसरीवाल। लालच देके वोट लेने का कारण है इनका। दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा सीट पर बीजेपी नेता आशीष सूद फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आशीष को आशीष दो। वो जनकपुरी से पिछला चुनाव आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेश ऋषि से हार गए थे। भारत माता की जय। नेताओं की यही बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरों को कहते हैं, खुद नहीं करते। आशीष बीजेपी में जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी और गोवा के प्रभारी भी रह चुके हैं। वह जनकपुरी में जनसभाएं और पदयात्रा कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार उन्हें लोगों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। जनकपुरी विधानसभा से बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता आशीष सूद को टिकट दिया है। इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आशीष जी, पिछले चुनाव में आप बहुत कम वोटों से हारे थे, इस बार कैसा मुकाबला है? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि चुनाव ही नहीं लड़ रहा हूं मैं, चुनाव ही जनता लड़ रही है। आप इतनी धूप में इतने सैकड़ों लोग बैठकर
हमारी बात सुनने के लिए एक एक घंटा इंतज़ार करते हैं। मैं अभिभूत हूँ इनके स्नेह और इनके प्यार का। और कई बार मेरा दिल ये कहता है कि क्या दुर्दशा इस क्षेत्र की और दिल्ली की कर दी गई है कि लोग कितने त्रस्त हैं गंदे पानी से, बहते सीवर से। ये अव्यवस्था देखिए, कई कई दिनों तक ये कूड़ा काटने, ग्रीन वेस्ट को रिमूव नहीं किया जाता। आखिर कैसे लोग इतनी एफ्लुएंट कॉलोनी में, जो एशिया की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर कॉलोनी हुआ करती थी, उसकी क्या कितनी दुर्दशा हुई है, इसके विरोध में ये जनता खुद चुनाव लड़ रही है। जो आम आदमी पार्टी है उसने अपना कैंडिडेट इस बार चेंज कर दिया है, दूसरे कैंडिडेट जो हैं उतारे गए हैं, इसके पीछे वजह क्या लगती है आपको? मेरे को वजह लगने का कोई कारण नहीं है। जिनको बदला गया है वो खुद कहते हैं कि केजरीवाल जी को मिसगाइड कर दिया गया, उन्होंने टिकट बेच दी है। वो खुद कहते हैं कि उनके बदले जिसको टिकट दी है वो फ्रॉड है, वो लेंटर माफिया है, आदि आदि। मैं तो ऐसी अनपार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग करने के सख्त खिलाफ हूँ। तो मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों है? वो कहते हैं कि जिसको टिकट दी वो गलत व्यक्ति है, और जिसको टिकट मिली है वो कहता है उन्होंने नॉन परफॉर्मेंस की है। अब फैसला जनता ही सुना देगी, इसलिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कुछ। जनकपुरी हमेशा से बीजेपी का गढ़ रही है और पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर है। इस बार जो है, क्या आपके लिए जो राह है वो आसान है? देखिए, चुनाव तो हर दिन मुश्किल होता है। मैं ये कभी नहीं कहता कि कोई चुनाव आसान है, मगर जो चुनाव जनता लड़ रही होती है उसका नतीजा प्री डिटरमिन्ड होता है। किसी भी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी आसान मानकर या मुश्किल मानकर नहीं लड़ती है। हम चुनाव को चुनाव के तरीके से ही लड़ते हैं। आप चुनाव लड़वाने के मास्टर हैं, गोवा के प्रभारी आप रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आप सह प्रभारी थे, तो आपको लगता है इसका अनुभव दिल्ली चुनाव में काम आने वाला है? नहीं, यहाँ उस अनुभव से ज़्यादा मेरा हर गली का मुझे मालूम है। जब यहाँ गेट नहीं था तो साइकिल पे किस गली से निकलकर कहाँ निकला जाता था। इन लोगों के साथ मेरा कनेक्ट मेरा काम आएगा। आम आदमी पार्टी ने इस बार मौजूदा विधायक राजेश ऋषि का टिकट काटकर यहां से आम आदमी पार्टी से 2 बार पार्षद रहे प्रवीण कुमार को टिकट दिया है। प्रवीण कहते हैं कि आशीष सूद ज़्यादातर जम्मू और गोवा में रहते हैं, उन्हें यहाँ के स्थानीय मुद्दों के बारे में जानकारी नहीं है। उनका दावा है कि पार्टी के सर्वे में उनका नाम सबसे ऊपर था, इसीलिए ऋषि की जगह उन्हें उतारा गया। जो विधायक अभी थे उनको टिकट नहीं मिला, टिकट आपको मौका दिया गया, इसके पीछे वजह क्या है? क्या पार्टी जो है डर रही थी कि हार न जाएगी? देखिए, मैं 2017 में पहली बार आम आदमी पार्टी ने मुझे निगम पार्षद के रूप में मौका दिया था, और जहां मैं सीतापुरी में खड़ा हूं, मैं इसी इलाके से 2017 में पहली बार काउंसलर का गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। उन्होंने भक्ति वेदांत को जन सामान्य की चेतना से जोड़ने का अनुष्ठान किया। 70 वर्ष की आयु में जब लोग अपने कर्तव्यों को पूरा मान चुके होते हैं, उस समय उन्होंने इस्कॉन जैसा मिशन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने लगातार दुनिया भर का भ्रमण किया, श्री कृष्ण के संदेश को दुनिया के कोने कोने में ले गए। आज दुनिया के हर कोने में करोड़ों लोगों को उनकी तपस्या का प्रसाद मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद स्वामी की सक्रियता, उनके प्रयास आज भी हमें प्रेरित करते हैं। साथियों, हमारा भारत एक असाधारण और अद्भुत भूमि है। भारत केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधा
भूमि का एक टुकड़ा मात्र नहीं है। भारत एक जीवंत धरती है, एक जीवन संस्कृति है, जीवन परंपरा है, और इस संस्कृति की चेतना है यहां का अध्यात्म। इसलिए यदि भारत को समझना है तो हमें पहले आध्यात्म को आत्मसात करना होता है। जो लोग दुनिया को केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं, उन्हें भारत भी अलग अलग भाषा और प्रांतों का समूह नजर आता है। लेकिन जब आप इस सांस्कृतिक चेतना से अपनी आत्मा को जोड़ते हैं, तब आपको भारत के विराट रूप के दर्शन होते हैं। तब आप देख पाते हैं सुदूर पूरब में बंगाल की धरती पर चैतन्य महाप्रभु जैसे संत अवतरित होते हैं। पश्चिम में महाराष्ट्र में संत नामदेव, तुकाराम और ज्ञानदेव जैसे संतों का अवतरण होता है। चैतन्य महाप्रभु ने महावाक्य मंत्र जन जन तक पहुंचाया। महाराष्ट्र के संतों ने राम कृष्ण हरि के मंत्र से आध्यात्मिक अमृत बांटा। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी गीता के जरिए भगवान कृष्ण के गुण ज्ञान को जनसुलभ बनाया। इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के माध्यम से गीता को लोकप्रिय बनाया। गीता की टीकाएं प्रकाशित कर उसकी भावना से लोगों को जोड़ा। अलग अलग स्थानों पर जन्मे ये सभी संत अपने अपने तरीके से कृष्ण भक्ति की धारा को गति देते रहे हैं। इन संतों के जन्म काल में वर्षों का अंतर है, अलग अलग भाषा, अलग अलग पद्धति है, लेकिन बोध एक है, विचार एक है, चेतना एक है। सभी ने भक्ति के प्रकाश से समाज में नए प्राण फूके, उसे नई दिशा दी, अविरत ऊर्जा दी। साथियों, आप सभी परिचित हैं, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति की नींव का प्रमुख आधार सेवा भाव है। आध्यात्मिकता में जनार्दन सेवा और जन सेवा एक हो जाते हैं। हमारी आध्यात्मिक संस्कृति साधकों को समाज से जोड़ती है, उनमें करुणा की भावना पैदा करती है। ये भक्ति भाव उन्हें सेवा भाव की ओर ले जाता है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। श्री कृष्ण ने हमें इस शोक में सच्ची सेवा का मतलब बताया है। उन्होंने बृहद सुंदर तरीके से समझाया है कि सच्ची सेवा वही है जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के मूल में भी सेवा भावना है।
इस्कॉन जैसी इतनी विराट संस्था भी इसी सेवा भावना से काम करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े कितने ही काम आपके प्रयास से होते हैं। कुंभ में इस्कॉन सेवा के कई बड़े कार्य कर रहा है।